जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, ठीक, यानी इस थंबनेल में आपने क्या देखा कि हम लोग कुछ एमटीएस के प्रश्न और उत्तर की बात करने वाले हैं। ठीक, एसएससी एमटीएस 2022 में आए हुए भौतिक विज्ञान के प्रत्येक प्रश्न की इसमें हम चर्चा करेंगे। और जो आपके 2023 में एग्जाम हुए थे, वो एग्जाम डेट कब थी? 2 मई। अब यहाँ पर ध्यान से समझो थोड़ा सा। 2 मई 2023 से लेकर 20 जून 2023 तक, ये आपके 2023 में एमटीएस के एग्जाम हुए थे। ठीक, उसके पहले जो आपका 2022 में एग्जाम हुए थे, उसमें आपके फिजिक्स के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे। ठीक, अब आप ये समझ लो, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ चुका है तो उसकी संभावना हर बार आने की ज्यादा से ज्यादा होती है। ठीक, तो उन्हीं प्रश्नों की कुछ हम चर्चा करेंगे इसमें। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें देखो दिया गया है, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके कहलाता है। और 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं: वास्तविक प्रतिबिंब, वर्णक्रमीय प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, वेक्टर प्रतिबिंब। ठीक, तो जो पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं उनको हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। देखो इस सीरीज में आपको हम ऑप्शन बताने के साथ साथ उसका डिस्कशन भी करेंगे, यानी उसको डिस्क्राइब में बताएंगे भी आपको कि कैसे चीजें निकल के हैं और क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो क्लास 10th या 12th में आपने पढ़ा होगा, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये होती है प्रतिबिंब की डेफिनेशन। फिर प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। तो जो पर्दे पर प्राप्त किए जा सके उनको हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। आई होप आप ये पॉइंट अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका ऑप्शन ए दिया गया। ठीक, इसमें हमने किस टाइप से पीडीएफ बनाई इसको भी समझ लो ध्यान से। क्वेश्चन मिलेगा, फिर 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको। सही ऑप्शन हम आपको डिस्क्राइब करके उसको समझा कर बताएंगे और उसी के नीचे उसका आंसर भी दिया गया। और यहाँ पर आप देखोगे गौर से क्या लिखा हुआ है, एसएससी एमटीएस 2022, यानी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक, अब आगे अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, ऑप्शन देखो पहले दिख गया तो आप ऑप्शन बनना ध्यान दो, अभी हम समझाएंगे उसको समझो। लिखा है बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है। ठीक, तो सबसे पहले देखो कोई भी चीज हो उसको हम लोग डिस्क्राइब में कब अच्छे से पढ़ सकते हैं, जब जो भी चीज हम पढ़े उसके बारे में जानकारी हो। अब जैसे यहाँ पर एक वर्ड लिखा है क्या, बैटरी, तो आपको ये पता होना चाहिए बैटरी क्या होती है। तो देखो जब कई सारे सेलों को, जैसे ये सेल का सिंबल होता है, ठीक, जब हम कई सारे सेलों को, ये माइनस और ये प्लस, ठीक, अब होता गया सिस्टम, जब हम कई सारे सेलों को एक साथ जोड़ देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं बैटरी, यानी सेलों के संयोग को हम बैटरी कहते हैं। आई होप आप ये अच्छे से डेफिनेशन समझ गए होंगे। अब देखो जब हमें कह रहा है बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरण होता है, ध्यान क्या देना है आपको कि कह रहा है ऊर्जा रूपांतरण किस प्रकार से होता है, तो अब ध्यान से समझना। पहला लिखा है रासायनिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, तो देखो बैटरी में क्या कहीं ध्वनि निकलती है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हुआ। फिर लिखा है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बिल्कुल बात से। अब देखो इसको समझने का भी प्रयास करना। देखो जो आपकी रासायनिक ऊर्जा होती, यानी जब आपकी बैटरी बनाई जाती है तो उसमें केमिकल भरे जाते हैं, केमिकल भरे गए यानी उसमें हो गई रासायनिक ऊर्जा। अब जब बैटरी को हम यूज करते हैं तो उससे बाहर क्या निकलता है, करंट। तो उस हिसाब से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कोई भी उपकरण हो कौन सी ऊर्जा किस में बदली गई है ये डिपेंड करता है उसकी घटना पर। जैसे हम आपसे कहें विद्युत बल्ब क्या करता है, आपसे हमने क्वेश्चन क्या कहा कि विद्युत बल्ब क्या करता है, तो आप विद्युत बल्ब देखो पहले तो वो करंट लेता है फिर वो प्रकाश देता है, तो आप बता सकते हो कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। आई होप आप पॉइंट समझ गए होंगे। तो जो उपकरण जिसके काम आता है, क्या वो इनपुट में ले रहा है और क्या वो आउटपुट दे रहा है, बस उसी को हम कहते हैं ऊर्जा रूपांतरण। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। और आगे लिखा है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, तो ये दोनों इसके ऑप्शन नहीं होंगे। आई होप आप ये दूसरा पॉइंट भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को, यानी जो न्यूटन के गति का प्रथम नियम था उसे अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो देखो परिमाण का नियम नहीं होता है,
प्रतिक्रिया का नियम, तो ये होता है न्यूटन का तीसरा नियम, ये भी नहीं होगा। पूछा गया कौन सा प्रथम नियम, तो ये हो जाएगा जड़ता या जड़त्व का नियम, ठीक। तो लॉ ऑफ इनर्शिया और द्रव्यमान का नियम, ये भी नहीं होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम, और यहाँ पे लिखा है जड़ता का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर पूछ दिया जाता कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम को क्या कहते हैं, तो तृतीय नियम में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन बी यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ रिएक्शन। आई होप आप तीसरा पॉइंट भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब चर्चा करते हैं आगे चौथे प्रश्न की। अब देखो चौथा क्वेश्चन दिया गया है, वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत ऊर्जा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं कहलाते हैं। अब देखो आपने पढ़ा होगा चालक जो होते हैं, चालक, अचालक और कुचालक पदार्थ जो होते हैं उनको तीन भागों में बांटा गया। चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें करंट का फ्लो हो जाए। अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो पहले अचालक की तरह व्यवहार करते हैं और फिर बाद में चालक की तरह जब उसमें कुछ अपद्रव्य मिला देते हैं। और कुचालक यानी इंसुलेटर क्या होते हैं, जिनमें करंट फ्लो नहीं होता। अब आपसे पूछा क्या गया है कि प्रवाहित नहीं होती है क्या, विद्युत धारा, यानी कुचालक जिनको हम कहते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको इंसुलेटर। तो इसका हो जाएगा विद्युत रोधक। अब देखो इसके हिंदी में और भी अन्य नाम है, कुचालक भी बोलते हैं इसे, ठीक, विद्युत रोधी भी बोलते हैं, विद्युत रोधक भी बोलते हैं, ठीक, और इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। तो कई सारे इसके नाम, और अचालक भी बोलते हैं, ठीक। तो इतने सारे इसके नाम होते हैं जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा, ठीक। और ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पांचवा नंबर। पांचवें नंबर में क्या लिखा है, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने अथवा पूरा करने के लिए किस युक्ति यानी डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान से समझो, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए या प्रारंभ करने के लिए। अब देखो हम लोगों के घरों में एक बटन लगी होती है जिसको चिटकनी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बटन बोलते हैं, ठीक। उसको कहा जाता है स्विच। यानी स्विच का काम होता है, जैसे हम लोग बटन को बंद कर देते तो पंखा बंद हो जाता है या बल्ब बंद हो जाता है, जब ऑन कर देते तो वो चालू हो जाता है। तो कहने का अर्थ यही है, स्विच यानी स्विच का काम होता है धारा को रोकने या प्रारंभ करने का। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चौथा, ठीक। चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। आई होप आप ये अच्छे से पॉइंट समझ रहे हो, देख रहे होगे, यहाँ पर गौर कीजिए आप, हर एक क्वेश्चन एमटीएस 2022 में आया हुआ है। तभी हमने थंबनेल में क्या बनाया था, एसएससी एमटीएस 2022 में आए हुए सभी फिजिक्स के प्रश्न, ठीक। बहुत ही अच्छा कंटेंट लाने वाले हैं। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो पूरा वीडियो देखने के बाद, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपके दोस्त एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमटीएस की हो, चाहे एसएससी जीडी की हो, चाहे वो सीजीएल की हो, चाहे सीएचएसएल की हो, जिस चीज की भी तैयारी एसएससी के अंतर्गत कर रहे हैं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हों जो इसको एयरफोर्स वाले देख रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छी तरीके से पता है 25 फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यदि किसी भी सेक्शन में आप फेल हो गए तो एयरफोर्स में फाइनल फेल माना जाता है, ठीक। आप मैथ में पूरे ले आओ, इंग्लिश में पूरे ले आओ, फिर भी अगर आपका कट ऑफ से यानी जो पासिंग मार्क होता है फिजिक्स में उससे कम हो तो आप पास नहीं माने जाओगे, ठीक। तो आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या हम इसी तरीके सीजीएल के भी हर एक वर्ष के क्वेश्चन उठाकर इसी तरीके सॉल्व कराएं। यानी कहने का मतलब ये है कि एसएससी सीजीएल में जो भी आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आए, जैसे 2022 में कौन से आए, 2021 में, 2018 में, 19 यानी हर वर्ष जो फिजिक्स के क्वेश्चन आपके रियल के एग्जाम में आए हुए हैं, सीजीएल में हो गया, सीएचएसएल में हो गया, आरआरबी एनटीपीसी में हो गया, ठीक। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आप कमेंट करके बताइए। अभी तो ये आपका एमटीएस का चल रहा है, उसके बाद में हम सीजीएल और सीएचएसएल सबके क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आगे देखिए ध्यान से चौथा क्वेश्चन। चौथा क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक। अब देखो विद्युत का सुचालक का मतलब होता है जिसमें करंट का फ्लो हो जाए। तो अभ्रक में नहीं होता, ये कुचालक है। कांच में भी नहीं होता, ये भी कुचालक। एबोनाइट, ये भी कुचालक। तो ऑप्शन आपको कौन सा हो जाएगा, चांदी। अब देखो चांदी में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझो, चांदी को सबसे श्रेष्ठ चालक भी कहा जाता है। यानी ऐसी कौन सी धातु है, ये भी एग्जाम में आ चुका है आपके एसएससी के। अगर आपसे पूछ दिया जाए ऐसी कौन सी धातु है, ध्यान से समझो, ऐसी कौन सी धातु है जिसमें करंट सबसे ज्यादा फ्लो होता है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, चांदी। और इसमें जो बाकी दिए गए ये सब आपके अचालक है, यानी जिसको इंसुलेटर अभी आप ऊपर पढ़े थे, ठीक। तो आपका चांदी हो जाएगा इसमें। अगला देखिए सातवां नंबर। 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब देखो ऊपर अभी पहला क्वेश्चन आपने क्या पढ़ा था कि निम्नलिखित में से किसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है।
अब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वो था वास्तविक प्रतिबिंब, तो अब किसे नहीं प्राप्त किया जाएगा, तो आभासी प्रतिबिंब। ठीक, उसी का अपोजिट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वास्तविक नहीं होगा, इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। अगला देखिए 8 नंबर। 8 नंबर क्या लिखा है, लेंस की क्षमता का मात्रक। ध्यान से समझो, लेंस की क्षमता का मात्रक, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। इसमें डायोप्टर लिखा है, ठीक, ये स्पेलिंग सही लिखी है, हिंदी में बोलते हैं डायोप्टर। ठीक, मोल आपका किसका मात्रक है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वाट किसका मात्रक है, ये शक्ति का है, और ये किसका है, कैंडेला का। ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि मोल किसका मात्रक है। तो कुछ क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से भी तैयार करने पड़ेंगे, और हमें भी ये देखना है कि आप लोग साइंस से कितना जुड़े हुए। वाट शक्ति का मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, और डायोप्टर किसका हो गया आपका, क्षमता का मात्रक। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आई होप आपको ये भी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर पर। ठीक है, अगला देखिए 9 नंबर लिखा है, वह न्यूनतम ताप। क्या लिखा है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उस पदार्थ का कहलाता है। अब ध्यान से समझो, यानी कोई पदार्थ, वह न्यूनतम ताप, क्या लिखा है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। यानी जब पदार्थ जलने लगता है, देखो गलनांक उसको कहते हैं जब कोई वस्तु गलने लगती है। ठीक, लिखा है ज्वलन ताप, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ज्वलन ताप। फिर लिखा है दहन ताप, और लिखा है विस्फोटन बिंदु। तो ये सब बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत है। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, यानी ज्वलन ताप। ज्वलन ताप वह स्थिति होती है जब वह पदार्थ जलने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी में 10 नंबर। 10 नंबर लिखा है, ताप मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब देखो सबको इतना तो अंदाजा होएगा कि जब हम लोगों को फीवर आता है, यानी बुखार, हिंदी में जिसको ज्वर कहते हैं। ठीक, जब हम लोगों को बुखार आता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है टेम्परेचर चेक करना पड़ेगा। अब वही तो समझ जाओ, टेम्परेचर को ही ताप बोलते हैं। ताप मानने के लिए कौन सी डिवाइस, तो आपको उसमें ए मीटर दिया है, बैरोमीटर दिया है, मैनोमीटर दिया, थर्मामीटर। ठीक, तो ये इतना आसान सा क्वेश्चन था, थर्मामीटर। ये भी एसएससी एमटीएस 2022 में आया। कितना अच्छा क्वेश्चन है, और आपने कभी नहीं पढ़ा होगा तब भी आप दिमाग लगाकर भी बता सकते हो कि थर्मामीटर होता है। आई होप आप ये भी पॉइंट समझ गए होंगे। अब देखिए 11 नंबर, 11 और 12। ठीक, 11 नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन बल, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स माना जाता है। किस प्रकार के घर्षण को, अब देखो ध्यान से, यानी घर्षण आपके कई प्रकार के होते हैं। ठीक, जिसमें हम लोग ज्यादातर चर्चा करते हैं लोटनिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण। ठीक, मुख्य रूप से आपके दो ही घर्षण होते हैं, लोटनिक घर्षण और स्थैतिक घर्षण। कह रहा है किस प्रकार के घर्षण को स्वयं समायोजन बल, स्वयं समायोजन बल यानी फोर्स माना जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा, स्थैतिक घर्षण को स्वयं समायोजन बल माना जाता है। अगला देखिए 12 नंबर। 12 नंबर में लिखा है, पहले तो देखो खाली स्थान है, यानी आपको ऑप्शन से बनना है। तब बनते हैं जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है। अब देखो प्रकाश के मार्ग में जब कोई वस्तु आती तब क्या बनती, तो साधारण सतह में छाया। जैसे सामने से मान लो कोई आपके टॉर्च का फोकस रात में लगा रहा है, और आप उसके आगे खड़े हो गए, तो आपकी छाया बन जाएगी उसके पीछे। जब सुबह सूर्य उगता है या दोपहर में सूर्य के सामने जब हम लोग खड़े होते तो हमारी विपरीत दिशा में छाया बन जाती। ठीक, तो कह रहा है खाली स्थान तब बनते हैं जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में। अब देखो अपारदर्शी क्यों लिखा, क्योंकि पारदर्शी होगी तो फिर छाया नहीं बनेगी। अपारदर्शी का मतलब जो पूर्ण रूप से प्रकाश को रोक ले, तो लिख दोगे छाया तब बनते हैं जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है। ठीक, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला देखिए 13 नंबर। 13 नंबर में क्या लिखा हुआ है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें फिर लिखा खाली स्थान कहते हैं। अब ध्यान से समझो, अपारदर्शी, पारभासी, संवाही पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ। देखो अपारदर्शी पदार्थ वह होता है जो पहला ऑप्शन दिया गया है, जिसके आर पार हम ना देख सकें। ठीक, लेकिन उसने कहा ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, तो आपका अपारदर्शी नहीं होगा। ठीक, पारदर्शी में दिखाई देता है लेकिन कह रहा बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पारभासी। देखो बहुत से लोग सोच रहे होंगे इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान से समझो। डी इस वजह से नहीं होगा क्योंकि जो पारदर्शी पदार्थ होता है, पारदर्शी पदार्थ में एकदम क्लियर दिखाई देता है। ठीक, जैसे व्हाइट पन्नी कांच हो गई, लेकिन उसने क्या लिखा है, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। आप यहाँ पर ध्यान दो, उसने क्या लिख दिया है, बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है। तो इस नहीं की वजह से आपका ऑप्शन
बी सही माना जाएगा, पारभासी पदार्थ। आई होप आप ये भी पॉइंट समझ गए होंगे। पढ़ते हैं अगले 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखो 14 नंबर क्या दिया गया है, लिखा है खालिस्तान। ठीक, पहले से खालिस्तान यानी यहीं पर ऑप्शन आपका सेट हो जाएगा। कह रहा के नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध, धारा के वर्ग और धारा प्रवाह की समयावधि के समानुपाती होता है। यानी इनमें से फैराडे, हुक, जूल, चार्ल्स यानी इनके चारों में से किसके नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न जो ऊष्मा है चालक के प्रतिरोध और धारा के वर्ग और धारा के प्रवाह की समयावधि के समानुपाती होता है, तो ये होता है आपका जूल का नियम। ठीक है ना, तो इसको आप याद कर लो कि जूल के नियम में क्या क्या होता है, धारा का वर्ग, धारा प्रवाह की समयावधि के समानुपाती और चालक के प्रतिरोध के समानुपाती। ये हो गया आपका 14 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु की गति की मूल इकाई है। अब देखो किसी वस्तु की गति की क्या लिखा है, गति। गति का मतलब आप भली भांति जानते हो, गति का मतलब होता है चाल, और चाल की मूल इकाई क्या होती है, मीटर प्रति किलोमीटर। नहीं, बिल्कुल गलत हो गया, ये मीटर प्रति मिनट ये भी नहीं होगा, मीटर प्रति घंटा नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। 16 नंबर में क्या लिखा हुआ है, एक आवेशित, ध्यान से समझो, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल खालिस्तान फिर कह रहा कहलाता है। यानी एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित, यानी जिससे आप बल लगा रहे हो वो आवेशित वस्तु है, और दूसरी आवेशित भी हो सकती है और अनावेशित भी। तो कह रहे उस पर लगाया गया बल कौन सा होता है, तो ये होता है स्थिर वैद्युत बल। आपने क्लास 12th में अच्छी तरह से इसको पढ़ा होगा। दाब, कोणीय बल, पेशी बल, इनसे कोई लेना देना नहीं। ये भी एक भी क्वेश्चन आप देख रहे होगे ऐसा नहीं जो एमटीएस में ना आया। ठीक, ये क्वेश्चन जरूर आए हुए, जिसको ट्रस्ट नहीं है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखिए, हर एक प्रश्न फिजिक्स का आपका मिलेगा। अब ये नहीं कि एक ही पेपर में मिलेगा, ठीक, जितने भी शिफ्ट में एग्जाम होते हैं सबके उठाए हुए क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट देखिए 17 नंबर। तो 17 नंबर में क्या लिखा है, तनन या संपीड़न प्रतिबल को भी कहा जा सकता है। यानी तनन या संपीड़न प्रतिबल को क्या कहा जाता है, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल। इसे क्या कहा जाता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। यानी आपसे कहेगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो तनन या संपीड़न प्रतिबल को भी अनुदैर्ध्य प्रतिबल, यानी इसको चाहे तनन प्रतिबल या संपीड़न प्रतिबल या अनुदैर्ध्य प्रतिबल को, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप 17 नंबर भी समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 18। अब देखिए ध्यान से 18 नंबर में क्या लिखा है, लिखा है एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल फिर लिखा खालिस्तान कहलाता है। ध्यान से समझो, कह रहा एक आवेशित वस्तु है, एक कैसी वस्तु है, आवेशित वस्तु, कह रहा दूसरी आवेशित भी है या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल, तो वो कौन सा कहलाता है, इस तरह वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। ठीक है, अभी जो आप उधर पढ़ो, आवेशित वस्तु जब किसी दूसरी आवेशित वस्तु पर या अनावेशित वस्तु पर बल लगाती है तो उसको हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। ठीक, अगला देखिए 19 नंबर। 19 नंबर में क्या लिखा हुआ है, लिखा है ऐसे पदार्थ, क्या लिखा है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता कहलाते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा है भैया अपारदर्शी, आर पार जिसके ना दिखे वो अपारदर्शी, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। पारदर्शी में अब जैसे जो दूसरा ऑप्शन दिया पारदर्शी, इसमें आर पार दिखाई देता है। पारभासी क्या होता है, दिखाई तो देता है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अभी पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन किया पीले पदार्थ, इसका कोई लॉजिक नहीं, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अपारदर्शी। ठीक, अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में लिखा है जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो निम्न में से क्या बनता है, भैया अभी पढ़ के आए हो आप, छाया बनती है। ठीक, उसी क्वेश्चन को घुमा के देखो, एक ही क्वेश्चन को 2-3 भाषाओं में घुमाकर पूछा जा सकता है। कह रहा जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी, अपारदर्शी मतलब प्रकाश आर पार ना हो तो उसकी स्पष्ट छाया पीछे बन जाएगी, तो ये ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, छाया। देखो आपको ये यदि क्वेश्चन यहाँ तो हम आपके ऑप्शनल करवा रहे हैं, और वो क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। यदि आप फिजिक्स की पूरी तैयारी करना चाहते हैं कि ऑप्शनल कहाँ से तैयारी करें, तो इसके लिए ऑलरेडी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है भौतिक विज्ञान मैकेनिक्स के नाम से। ठीक, उसमें लगभग आपके 10 से 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। वो जो सीरीज रहेगी उसमें रहेंगे 2500 प्लस क्वेश्चन, यानी 2500 से लेकर 3000 तक। आप इस बात को समझने का प्रयास करो। यानी वो जो आपकी चल रही मैकेनिक्स उसमें अभी लग 10 या 11 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ठीक,
और उसमें आपके रहेंगे 2500 से लेकर 3000 तक प्रश्न, ठीक। और सभी उसमें वन लाइनर है। वन लाइनर का आप मतलब अच्छे से समझते होंगे, यानी प्रश्न भी उसी में, आंसर भी उसी में। यदि आप वो पूरी सीरीज तैयार कर लोगे तो आप गारंटी मानो जितने भी क्वेश्चन यहाँ हम करवा रहे हैं या अभी जो भी एग्जाम में आते हैं उससे बाहर नहीं जाएगा। आप खुद समझो यार, इतने समझदार हो गए आप कि 2500 यानी 2500 से 3000 वन लाइनर प्रश्न, और कोई कोई पॉइंट उसमें ऐसी लाइन है कि एक एक लाइन में 3 से 4 पॉइंट क्लियर किए हैं, यानी लगभग उसमें 5000 से अधिक क्वेश्चन होने वाले हैं। तो उसके हमने 10 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए। तो आप क्या कीजिए, उस प्लेलिस्ट को देखना स्टार्ट कर दीजिए। पर डे 1 या 2 वीडियो देखिए। यदि जो लोग पहले से देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं देख रहे हैं ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें मैकेनिक्स भौतिक विज्ञान के नाम की प्लेलिस्ट बनी होगी, ठीक। लेक्चर 1 से चालू कर दीजिए। दूसरा काम, आप एक अच्छा सा नोट्स बनाइए। नोट्स काला नीला 2-3 कलर के पेन लीजिए आप, ठीक। स्टार बना के पॉइंट लिखिए, उसमें जैसा कुछ उसमें बताया गया पॉइंट आप पूरा नोट्स बनाइए। और कम से कम 17 से 18 लेक्चर आपके सिर्फ मैकेनिक्स के आएंगे, यानी यांत्रिकी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। इसी प्रकार फिर ऑप्टिक्स हो गया आपका, ठीक। थर्मोडायनेमिक्स हो गया, थर्मो हो गया, ठीक है ना, मैग्नेटिक हो गया। जितनी भी यूनिट आपके फिजिक्स के हैं और इम्पोर्टेंट वन लाइनर हो सकते हैं, पूरे के पूरे उसमें लगभग 2500 से 3000 क्वेश्चन कराएंगे। तो वो सीरीज आप जरूर से जरूर देखिए। वो सीरीज देखने के बाद आप गारंटी मानो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ाने नहीं पड़ेंगे, ना आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। आप उनका ऑप्शन पहले से ही समझ जाओगे कि इसका ये सही है, ठीक। तो चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है वे वस्तुएं, क्या लिखा है, वे वस्तुएं जो एक निश्चित समय अंतराल पश्चात अपनी गति को दोहराती हैं और खाली स्थान लिखा है कहलाती हैं। अब समझो, आवर्ती गति, कैसी, आवर्ती गति। देखो, सरल रेखी गति होती है जो एक सीधी रेखा में चले। अर्धवर्तुल गति होती है जो आधे वृत्त में करे, ठीक है ना, चांद टाइप को अर्धवृत्त कहते हैं। कह रहे वे वस्तुएं जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति दोहराती हैं, यानी बार बार गति दोहराती रहती है। तो कोई गति जब ऐसे घूमेगी जैसे हम घुमा रहे हैं, ऐसे घूमेगी तभी तो बार बार गति अपनी दोहराएगी। तो इस गति को हम लोग कहते हैं आवर्ती गति। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी। अगला देखिए 22। 22 में क्या लिखा है, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को कहते हैं। घर्षण का मतलब होता है खुरदरा कर। खुरदरे को आप चिकना कर दो तो वहां घर्षण कम होगा, तो वहां आप क्या लगा दो, स्नेहक, यानी स्नेहक लगाने से घर्षण कम किया जा सकता है। तो उन पदार्थों को क्या कहते हैं, स्नेहक। यानी यदि किसी वस्तु का आपको घर्षण कम करना है, किसी सतह का घर्षण कम करना है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा स्नेहक, ठीक। ये भी SSC MTS 2022 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर लिखा, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है। श्वेत प्रकाश तो आप सब लोग जानते हो, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। अब जिसको डिटेल में सीखना है तो आप ध्यान दो, जिसको हम लोग कहते हैं विबग्योर। क्या कहते हैं, विबग्योर। वी से वायलेट हो गया आपका, ई से इंडिगो, आई से सॉरी, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो जो श्वेत रंग होते हैं यानी इंद्रधनुष में जो 7 कलर दिखाई देते हैं उसको हम लोग कहते हैं श्वेत प्रकाश। और उस श्वेत प्रकाश में कितने रंग शामिल हैं, 7 प्रकाश, ठीक। आसान सा क्वेश्चन है, तो ये विबग्योर आप याद कर लो। अगला देखिए 24 नंबर क्वेश्चन लिखा है, वे सामग्रियां जो विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने देती हैं कहलाती हैं। अब देखो, विद्युत धारा यानी अपने अंदर जो करंट ले ले, अपने अंदर जो करंट ले ले उनको हम लोग कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब होता है हिंदी में चालक। आई होप आप समझ गए होंगे, यानी जिसमें करंट का फ्लो हो जाए। 6, 7, 8 में आपको पढ़ाया गया जिसमें करंट बह जाए या जिसमें करंट प्रवाहित होता है उसको चालक कहते हैं, ठीक। तो उसी हिसाब से ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। 25 नंबर में लिखा है, वे पदार्थ जिनके माध्यम से चीजें देखी जा सकती हैं कहलाते हैं। अब देखो, जिनके माध्यम से यानी बीच में कोई वस्तु रख दी जाए और उसको उसकी सहायता से, उसके माध्यम से आप आगे की चीजों को देख सके तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी। इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला देखिए लास्ट इसका 26 नंबर क्वेश्चन लिखा है, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो इसकी, अब ध्यान दो, पहला लिखा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती, नहीं। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो वो पहले स्थितिज ऊर्जा में होती है, तो पहले गतिज तो हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या लिखा, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में, बिल्कुल सही। ध्यान से समझो, जैसे आपने हाथ में एक बॉल लिया और आप छत पे खड़े हुए हैं। जब आप बॉल को हाथ में लिए थे, ध्यान से समझो, तब वो थी स्थितिज ऊर्जा यानी स्थिर था।
जब आपने बॉल को छोड़ दिया तो वो मुक्त रूप से गिरने लगी, यानी वह गिरने लगी तो अब कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। यानी पहले स्थितिज ऊर्जा और बाद में गतिज ऊर्जा। तो जब स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाए, गतिज ऊर्जा में, वही कह रहा है जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो वह स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 26 एमटीएस 2022 में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स के जरूर कमेंट करके बताइए कि हमें इसी तरीके से और सीजीएल और सीएचएसएल, यानी जैसे ये क्या लिखा है यहाँ पर ध्यान दो, एसएससी एमटीएस 2022, एसएससी एमटी, यानी सभी 2022 के एमटीएस में आए हुए फिजिक्स के क्वेश्चन है इसमें। अगर आपको सीजीएल के भी चाहिए, सीएचएसएल के भी चाहिए, आरआरबी के भी चाहिए, यानी कितने जो भी कंपटीशन एग्जाम हैं आपके, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जो मुख्य इंपॉर्टेंट होते हैं जिनका लेवल थोड़ा अप है, यदि वो क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और यदि चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। इस चैनल पर आपको जनरल साइंस, जनरल फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री और अर्थमेटिक, एडवांस मैथ सबको धीरे धीरे करके पढ़ाया जाएगा। इसी तरीके आप प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।